नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूँ घनश्याम शर्मा और लेकर हाजिर हूँ दिनांक 15 अक्टूबर 2020 के राजस्थान और देश दुनिया से जुड़े डेली करंट अफेयर्स का हमारे सेशन, जिसमें हम बात करेंगे हमारे सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स के साथ, जो है प्रश्न संख्या 55, और क्रम से हम पढ़ रहे हैं इस महीने में। तो आज का ये जो प्रश्न है, ये जो है जुड़ा हुआ है राजस्थान में राजस्व दिवस से। तो राजस्थान में जो है दोस्तों, हाल ही में घोषणा की गई है जिसके अनुसार अब जो है 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो रेवेन्यू डे या राजस्व दिवस, अर्थात जितने भी हमारे राजस्व जुड़े विभाग हैं उनके लिए खास करके ये विशेष होगा। ठीक है, चलिए तो इस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पिछली बार जो है 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा बजट के दौरान की गई थी 28 फरवरी को, और उसी क्रम में जो है ये घोषणा अभी की गई है। तो इस दौरान जो है एक और महत्वपूर्ण काम जो हुआ था वो हुआ है हमारा 1955 में 15 अक्टूबर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अर्थात राजस्थान टेनेंसी एक्ट जो है वो लागू किया गया था, जिससे किसानों को खातेदारी अर्थात उनकी जमीन के जो मालिकाना हक हैं वो मिल पाए थे। तो उसी चीज के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट भी आपके आरएस एग्जाम के सिलेबस में है, तो उस पर भी मैंने कुछ क्लासेस ले रखी है जिनका लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इस अवसर पर कृषि ऋण पोर्टल के कार्य की जयपुर जिले की 17 तहसीलों से शुरुआत भी की जाएगी। अर्थात एक नया कृषि ऋण ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है जहां से किसानों के लिए अब ऋण लेना काफी आसान होगा। एक और नई व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन की जाएगी, जिससे कि अभी देखिए आप जानते हैं कि बहुत से किसान अपनी नकल नकल का मतलब होता है उनकी जमीन की जो प्रतिलिपि है उसे ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, लेकिन अब गिरदावरी रिपोर्ट जो होती है, जो पटवारी के द्वारा की जाती है और जिसके अंतर्गत किसी एक समय विशेष या किसी एक फसल वर्ष के दौरान किसी भी बोई गई फसल जो है उसका संपूर्ण ब्यौरा होता है कि किस खेत में किसान द्वारा कितने बीघा में कितनी फसल बोई गई है। तो वो जो है वो रिपोर्ट वर्तमान में पटवारी से जाकर लेनी पड़ती है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से अब ये रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड की जाएगी, ई हस्ताक्षरित की जाएगी, डिजिटल जो सिग्नेचर है उसका प्रयोग करके। जैसे आपने देखा होगा मूल निवास प्रमाण पत्र, और ये भी आजकल आप डिजिटल निकाल सकते हैं, उसी तरह से आप ई हस्ताक्षरित ये प्रति नकल जो है ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे और आपको इसके लिए राजस्व कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस गिरदावरी रिपोर्ट का प्रयोग काफी स्थानों पर वर्तमान में जो लाभ योजनाएं हैं उनमें होता है। दोस्तों, हमारे नोबेल पुरस्कार में से दो नोबेल पुरस्कार रह गए थे, एक अर्थशास्त्र का और एक हमारा शांति का। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का 2020 में जो दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया गया है, अगला प्रश्न हमारा। और इसका सही आंसर होगा कि ये जो नोबेल पुरस्कार है ये नीलामी सिद्धांतों में सुधार हेतु दिया गया है। जो ऑक्शंस होती है, विभिन्न वस्तुओं को बेचने के लिए जो ऑक्शंस आयोजित की जाती हैं, उससे जुड़े जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनको सुधारने के लिए, ठीक है, ये एक सिद्धांत बनाया गया है और ये सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम करता है। तो अमेरिका के पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, ये दो वैज्ञानिक दो अर्थशास्त्री हैं जिनको इस साल का ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें ये पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया गया है। इस खोज से दुनिया भर के विक्रेता, खरीदार और ऐसे टैक्स पेयर्स जो हैं वो सभी लाभान्वित हुए हैं। ये सिद्धांत एक विक्रेता के लिए राजस्व लाभ के बजाय व्यापक सामाजिक लाभ से प्रेरित है, अर्थात केवल व्यक्ति को ही, किसी व्यक्ति विशेष को अर्थात विक्रेता को ही लाभ ना हो, बल्कि इसके साथ साथ जितना भी समाज है उसको भी सामाजिक लाभ इसमें मिल सके। वर्ष 2019 की बात करें तो नोबेल पुरस्कार फ्रेंच अमेरिकी एस्टर डुप्लो, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी और अमेरिकी माइकल क्रेमर को गरीबी उन्मूलन पर प्रायोगिक कार्य के लिए दिया गया था। तो उस पर हमने चर्चा भी की थी। ये पुरस्कार जो है, इसका नाम जो है दोस्तों वो है आर्थिक विज्ञान में सैवरिग्स रिक्स बैंक पुरस्कार। दरअसल रिक्स बैंक जो है ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, जो दुनिया का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक है और संचालन में वर्तमान में तीसरा सबसे पुराना बैंक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस बार ये पुरस्कार एक संगठन को दिया गया है जिसका नाम है विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको इस बार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत दुनिया भर से गरीब और वंचित वर्गों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को भूख से लड़ने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति बनाने और युद्ध व संघर्ष में भूख को हथियार के रूप में प्रयोग ना किया जाए, ऐसे प्रयासों को लेकर के एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए दिया गया है। इस वर्ष नोबेल पुरस्कार इस WFP को देने से लोगों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित हुआ है कि भुखमरी से पीड़ित लोग या खतरे से सामना जो कर रहे हैं उन लोगों की स्थिति कितनी दयनीय है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और इसके अलावा अन्य कई संगठनों को 1901 में शांति पुरस्कार की स्थापना के बाद में पुरस्कार मिले हैं और WFP अर्थात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 28वां ऐसा संगठन है जिसे ये सम्मान दिया गया है। ये कार्यक्रम 1961 में स्थापित हुआ और रोम में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, भारत में भी लगातार खाद्य सुरक्षा को स्थापित करने के लिए 2013 में जहां पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, उसके अतिरिक्त हाल ही में देश भर में जो है वन नेशन वन कार्ड की अवधारणा को भी लागू करने का प्रयास किया गया है और बायोमेट्रिक सेंसर्स, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स और ऐसे बहुत सी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे लोगों को खाद्य ज़रूरतें पूरी हो सके। न केवल खाद्य ज़रूरतें बल्कि इसके साथ साथ भारत में ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उज्ज्वला जैसी बेहतरीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। पिछले वर्ष ये पुरस्कार इथोपिया के अबी अहमद को दिया गया था। उन्होंने अपने शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए थे। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, जो कि दो अलग अलग सेपरेट क्षेत्र बन चुके हैं 31 अक्टूबर 2019 से, तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत दिया गया है। तो चलिए इस पर भी मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 तक के लिए 5 वर्षों के लिए, आगामी 5 वर्षों के लिए जो है 520 करोड़ का पैकेज इसमें दिया गया है। दरअसल पहले क्या था कि ये जो योजना है, इस योजना को जो गरीबी अनुपात है उसके आधार पर जोड़ा गया था और जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम चल रहा था जिसका नाम था उम्मीद। अभी जो उम्मीद कार्यक्रम है इसके अंतर्गत केवल 1% हिस्सा ही टोटल बजट का इनको मिल पाया था और उसके बाद में चूंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर अतिरिक्त आवश्यकता है बजट फंडिंग की, तो उसी चीज़ को देखते हुए बिना मांग जनित जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को वित्त पोषित करने की सुनिश्चितता करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कार्यक्रम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, इसको संयुक्त रूप से हम DAYNRLM कहते हैं, वो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 तरह के कार्यक्रम हमारे होते हैं। एक तो सेंट्रल सेक्टर्ड कार्यक्रम होता है, ठीक है, केंद्रीय योजना, ठीक है। तो एक तो होता है सेंट्रल सेक्टर्ड और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। तो सेक्टर्ड जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है कि 100% जो भी पैसा खर्च होता है वो केवल केंद्र सरकार ही खर्च करती है, जबकि केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम में क्या होता है, कोई भी खर्चा जो होता है उसे राज्य और केंद्र के बीच में एक निश्चित अनुपात में बांट दिया जाता है। जैसा कि जनरली हमारे यहाँ पर वर्तमान में 60/40 जो कि 14वां वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिशों के बाद में किया गया है, तो अब जो है 60/40 में इनको बांटा जाता है। तो ये इसीलिए केंद्रीय प्रायोजित योजना इसको हम कह रहे हैं। ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए DAYNRLM को जून 2011 में शुरू किया गया था। DAYNRLM सभी ग्रामीण गरीब परिवारों, जिसमें लगभग 10 करोड़ परिवार हैं, उन तक पहुंचने और उनको आजीविका उपलब्ध कराने के साथ साथ बैंकों से वित्तीय संसाधनों की पहुंच के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार में एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने के लिए प्रयास करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व बैंक का प्रश्न हमारा। दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, स्टार्स योजना, जिसको हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। आपको बताना है कि जो स्टार्स योजना है, तो विश्व बैंक द्वारा समर्थित ये भारत के लिए स्टार्स योजना है, ये किस क्षेत्र से? और इसका आंसर होगा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र। तो शिक्षा क्षेत्र में स्टार्स योजना को
लागू किया जाएगा। हाल ही में हमारी नई शिक्षा नीति भी लागू की गई है और इसी को सपोर्ट करने में ये स्टार्स योजना बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। तो विश्व बैंक से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इसमें मिलेंगे और इसके माध्यम से जो योजना लागू हो रही है उसका नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है, स्टार्स, इस तरह से ये नाम योजना का रखा गया है। ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है। फिर वही बात, प्रायोजित योजना इसलिए है क्योंकि ये सेंटर के द्वारा मदद के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें बहुत से काम होंगे, जैसे कि राष्ट्रीय आकलन केंद्र, जिसको परख बोल रहे हैं हम। ठीक है, और इसकी स्थापना होगी और अलग अलग क्षेत्रों में जो है शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन की कार्य इसमें होंगे। परियोजना में 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा, इनको शामिल किया गया है। और चूंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, यहाँ पर जो प्रतिशत है इनका जनसंख्या साक्षरता का वो कम है। इसके अलावा 5 अन्य राज्य गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम के लिए भी ऐसी ही एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना भी लागू करने के प्रयास आने वाले समय में किए जाएंगे, जिससे न केवल राज्य एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में शिक्षा का स्तर भी उन्नत होगा। तो स्टार्स योजना का ध्यान रखना, विश्व बैंक द्वारा समर्थित है और इसे 6 राज्यों में लागू किया जा रहा है। तो देखा दोस्तों, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की और ऐसे ही करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। RS जंक्शन पोर्टल एप्लीकेशन जो हमारी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसके PDF नोट्स भी ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।